वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है जो वर्तमान में लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण के भारत के अंदर दो स्वरूप है, जाति एवं वर्ग। अगर हम परंपरागत ग्रामीण भारत की बात करें तो जाति व्यवस्था हमारे स्तरीकरण का स्वरूप था, और वर्तमान या आधुनिक समाज की बात करें तो इसमें वर्ग उभर कर आ रहे हैं। अब वर्ग को परिभाषित करने के लिए कार्ल मार्क्स ने कोशिश की कि तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनका उत्पादन साधनों के साथ नियत या स्थिर संबंध हो। तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका इन उत्पादन साधनों के साथ जो संबंध है यह नियत या स्थिर हो, अर्थात या तो इन उत्पादन साधनों पर उनका नियंत्रण है तो वे स्वामी कहलाएंगे, और या फिर इन उत्पादन साधनों पर उनका नियंत्रण नहीं है तो वे गैर स्वामी कहलाएंगे। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग को परिभाषित करने के संदर्भ में लिखा कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका इन उत्पादन साधनों से समान या नियत संबंध हो तथा उनमें अपने हितों के प्रति चेतना या जागरूकता पाई जाती हो, उसे वर्ग कहा जाता है। तो पूरी तरह से कार्ल मार्क्स ने वर्ग को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया कि वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है जिसे हम उत्पादन साधनों से जोड़कर देख सकते हैं। यदि उत्पादन के साधन भूमि हो तब दो तरह से लोगों का इसका संबंध होगा। कुछ व्यक्ति होंगे जो इस भूमि के स्वामी होंगे, अर्थात वो भूस्वामी कहलाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो इस भूमि के गैर स्वामी हैं, अर्थात उनका स्वामित्व नहीं है, वे कृषि श्रमिक होंगे। तो समाज में प्रारंभ से ही दो वर्ग की उपस्थिति दर्शाता है। कार्ल मार्क्स इस वर्ग के संदर्भ में एक तो सामाजिक समूह मानते हैं जिसका उत्पादन साधनों के साथ नियत संबंध हो, और दूसरा है कि वर्ग में इन समूह के अपने हितों के प्रति चेतना पाई जाती है, अर्थात जागरूकता होती है कि वे इसके स्वामी हैं या गैर स्वामी हैं। मैक्स वेबर ने अपने वर्ग की परिभाषा के अंदर कार्ल मार्क्स की आलोचना करी और लिखा कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग को बहुत साधारण रूप में परिभाषित कर लिया और केवल आर्थिक आधार पर इसकी व्याख्या की, जबकि वर्ग एक व्यक्तियों का वह समूह है जिनकी बाजार परिस्थिति, अर्थात मैक्स वेबर ने वर्ग की अवधारणा के लिए दो बातें लिखी। पहला काम तो लिखा कि वे व्यक्ति जो केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर और उनकी बाजार परिस्थिति के आधार पर वर्ग का निर्धारण हो, और दूसरा लिखा कि एक वर्ग के सदस्यों को जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। तो वर्ग की दो विशेषताएं बताई उन्होंने। पहला बाजार परिस्थिति कि एक व्यक्ति की समाज में, बाजार में क्या हैसियत है, केवल आर्थिक आधार नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति भी वर्ग के निर्धारण में सहायक है। और दूसरी बात लिखी उसमें जिसमें कहा कि समान अवसर उपलब्ध होंगे, अर्थात एक वर्ग के लिए आगे बढ़ने के अवसर भी समान होते हैं। जबकि जाति के संदर्भ में मैक्स वेबर ने लिखा कि जाति एक स्टेटस ग्रुप है, परिस्थिति समूह है, उसमें सभी व्यक्तियों की समान परिस्थिति होती है तथा एक जाति के सभी सदस्यों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल भी समान होती है। तो यहां मैक्स वेबर ने वर्ग के लिए दो बातें लिखी, बाजार परिस्थिति और समान जीवन अवसर। अब बात करते हैं हम लोग वर्ग की विशेषताओं की। तो वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है, मुख्यतः आर्थिक आधार पर ही इसकी व्याख्या की जाती है। दूसरा, वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक परिस्थिति को उन्नत करके उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। वर्ग की सदस्यता खुली होती है, कोई भी व्यक्ति उच्च वर्ग में भी जा सकता है और निम्न वर्ग में भी आ सकता है आर्थिक स्थिति के कारण। जबकि जाति से अगर तुलना करें
तो जाति एक बंद व्यवस्था कहलाती है। वर्ग चेतना पाई जाती है, अर्थात वर्ग के सदस्यों में अपने वर्ग के हितों के प्रति जागरूकता होती है, जिसे कार्ल मार्क्स वर्ग चेतना कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के अंदर अपने हितों के प्रति जागरूकता वर्ग चेतना है। सामाजिक संस्तरण पाया जाता है, अर्थात वर्ग व्यवस्था भी समाज को स्तरीकृत करती है, जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो ये अलग अलग संस्तरण समाज को बांटता है और समान जीवन अवसर उपलब्ध होते हैं। मैक्स वेबर कहता है कि उच्च वर्ग के लोगों के अवसर अलग होते हैं, मध्यम वर्ग के अलग हैं और निम्न वर्ग के अलग हैं। आप सभी लोग आरएस का एग्जाम दे रहे हो तो आरएस के लिए प्रयास कर रहे हो और आप सभी मिडिल क्लास से हैं, अर्थात मध्यम वर्ग से हैं। उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने आपके साथ पढ़े भी हो तो उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया, वो सभी उच्च वर्ग में थे। मध्यम वर्ग है जो अभी आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर निम्न वर्ग से संबंधित है तो वे सभी अपने छोटे मोटे अन्य कामों में लग गए। तो कहने का अर्थ हुआ कि एक वर्ग के सदस्यों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। ये सभी वर्ग की विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं हम लोग जाति एवं वर्ग में क्या अंतर है। तो जाति एक सामाजिक अवधारणा है, धार्मिक रूप से यह संस्था मानी जाती है, जबकि वर्ग पूरी तरह से आर्थिक अवधारणा है। जाति की जो सदस्यता होती है वो जन्म आधारित है, अर्थात प्रदत्त सदस्यता है। व्यक्ति इस सदस्यता का त्याग नहीं कर सकता, ये अनिवार्य है। जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित है, व्यक्ति अपने गुण और योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त करता है और बदल भी सकता है, जो वर्ग को एक खुली व्यवस्था बनाता है। जबकि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होने के कारण उसे परिवर्तित नहीं कर सकता, जो इसे क्लोज सिस्टम बनाती है। जाति का संबंध व्यवसाय से भी होता है। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है, जबकि वर्ग के संबंध में व्यवसाय के स्वतंत्र विकल्प का चयन का विकल्प रहता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकता है। जाति एक क्षेत्रीय अवधारणा है, अर्थात यह अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित है, जबकि वर्ग एक अखिल भारतीय अवधारणा है, पूरे भारत में पाई जाती है, देशव्यापी है। जाति अंत्य विवाह या कठोर नियमों का पालन किया जाता है। जाति अपने सदस्यों पर अपनी ही जाति में विवाह करने का प्रतिबंध लगाती है, जबकि वर्ग के संबंध में इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं होते। वर्ग में वैवाहिक नियमों में शिथिलता पाई जाती है, व्यक्ति अपने वर्ग से बाहर भी विवाह कर सकते हैं। तो जाति और वर्ग के मुख्य अंतर यही हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण भारत में वर्ग। तो ग्रामीण भारत के अंदर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने, जब अंग्रेज अपने यहां आए उस समय हमारे यहां परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, और परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर छोटे मोटे उद्योग थे, इनसे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। और भारतीय समाज जाति आधारित समाज था। तो अंग्रेजों के आगमन से कृषि और उद्योग दोनों में परिवर्तन आया कि एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने अपने उत्पादन के संदर्भ में नई भूधारण व्यवस्था लागू की, जिसमें जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी ये तीन भूधारण की प्रणालियां शुरू की, और इन तीनों के कारण परंपरागत ग्रामीण भारत में बदलाव आया, और बदलाव आकर एक नया वर्ग उभर कर आए, जिसमें प्रारंभ में तो उच्च जातियों के लोग ही उच्च वर्ग में आए, लेकिन कालांतर में परिवर्तन के साथ साथ जमींदार आए, जिनको ये अधिकार प्राप्त थे, तो भूस्वामी हो गए। दूसरे जो स्वयं कृषि कार्य करते थे वे कृषक हो गए, और तीसरे थे भूमिहीन लोग जो कृषि श्रमिक के रूप में उपस्थित थे। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ये तीन वर्ग उभर कर आए।
भूस्वामी, कृषक और कृषि श्रमिक। भूस्वामी जिनका कृषि पर नियंत्रण था, अर्थात वो जमीन के मालिक थे। कृषक जो स्वयं अपने पारिवारिक श्रम से कृषि कार्य करते थे। और तीसरा जो भूमिहीन थे वे कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने लगे। और इन तीनों के अतिरिक्त एक और नया वर्ग उभर कर आया जो इन लोगों के लिए उधार का काम करता था, बैंक का काम करता था, साहूकार थे, अर्थात महाजन वर्ग। तो परंपरागत भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ये वर्ग दिखाई देते हैं, भूस्वामी, कृषक, कृषि श्रमिक और महाजन वर्ग। अब बात करते हैं नगरीय भारत की। तो नगरीय भारत के अंदर भी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हमारे जो नगरीय हस्तशिल्प था उसका पतन हो गया। और इसका पतन होने के बाद अंग्रेजों द्वारा स्थापित उद्योग शुरू हुए। नगरीय शिल्पकार का शोषण इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने वंशानुगत व्यवसाय को छोड़ दिया और अन्य कामों में लग गए। कुछ कृषि कार्य करने वापस गांव चले गए, कुछ लोग अन्य काम करने लगे। तब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण के पश्चात भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो विदेशी पूंजी आई, उससे एक नवीन वर्ग उभर कर आया, पूंजीपतियों का। जिन्होंने भारत के अंदर उद्योग स्थापित किए। अब उद्योगों में काम करने वाले लोग, श्रमिक, जिनका इन्होंने शोषण किया, अपने लाभ को बढ़ाया। तो मुख्य रूप से दो वर्ग उभरे, पूंजीपति और श्रमिक। इसके अतिरिक्त शहरों के में एक दो नए वर्ग उभर कर भी आए। उनमें था छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग। जो शिक्षित मध्यम वर्ग के नाम से थे, ये केवल उपभोग का था। तो नगरीय भारत में भी चार प्रकार के वर्ग दिखाई देते हैं। पूंजीपति, जिन्होंने उद्योगों की स्थापना की, उद्योगों में काम करने वाले लोग, श्रमिक जो अपना स्वयं का व्यवसाय करते थे, स्वरोजगार में लगे हुए थे, वे छोटे व्यापारी, और एक कंजप्शन के लिए मध्यम वर्ग। तो इस प्रकार शहरी भारत में भी, नगरीय भारत में भी चार वर्ग दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण, व्यवसाय की विविधता, इन सब के कारण वर्ग व्यवस्था में भी नए आयाम स्थापित हुए, नए वर्गों का उदय हुआ, जिसमें पहला है बुद्धिजीवी वर्ग। अर्थात वे लोग जो पत्रकारिता का काम करते हैं, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्हें बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरे हैं जो सत्ता में हैं, उनको हम शासक कहते हैं। तो जो सत्ता का संचालन करते हैं वे सभी शासक। इसके अतिरिक्त एक नौकरशाह भी है वर्ग, जो प्रशासन में भागीदारी निभाता है। तो सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलकर भी एक नवीन वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके बाद आता है पूंजीपति और श्रमिक, जो उद्योगों के मालिक है वे पूंजीपति, और उद्योगों में काम करने वाले लोग श्रमिक। इसके अतिरिक्त कृषक और स्वतंत्र पेशों में लगे हुए अभिजात वर्ग भी इसमें सम्मिलित है। अर्थात वर्तमान में कृषि कार्य से जो संबंधित है वे सभी लोग कृषक वर्ग का निर्माण करते हैं। और जो अपना खुद का ही व्यवसाय करते हैं, तो स्वतंत्र पेशों में जो लोग लगे हुए हैं, ये भी एलीट क्लास है, ये भी अभिजात वर्ग है। वर्तमान में ये सभी आयाम उभर कर आए हैं वर्ग व्यवस्था। तो परंपरागत वर्ग व्यवस्था के आधार पर
स्थान पर अब नई वर्ग व्यवस्था आ गई है, जिसमें बुद्धिजीवी हैं, इनका अलग वर्ग है, शासक जो सत्ता संभालते हैं, जो प्रशासन में भागीदारी निभाते हैं, ये सभी नौकरशाह, पूंजीपति जो बड़े हैं तथा बड़े उद्योगों की स्थापना करते हैं, श्रमिक जो उद्योगों में काम करते हैं, कृषि कार्य में संलग्न हैं, वे कृषक वर्ग, और इसके अलावा जो बचे वे सभी स्वतंत्र पेशों में यह अभिजात वर्ग है, अर्थात वे लोग जो अपना स्वयं का किसी पेशा या प्रोफेशन में रिलेटेड हैं। थैंक यू।